हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, जो कि है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन मतलब वेजेस, सैलरी। तो इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहा है कि कोई भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उन्हें एडिक्वेट अमाउंट और फेयरली वेजेस उनको देना चाहिए, जिससे उन्हें क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो उन्हें मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करना, जिससे उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और वो और मोटिवेट होकर अपने काम को कर सकें। और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि अब कंपनी की जितनी कैपेसिटी हो उसी हिसाब से उनको वेजेस और सैलरी दे। तो हमारा जो कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स को सैलरी देती है, तो वो अपने माइंड में कौन कौन से 3 बातों को रखती है। वो है हमारा पहला है फाइनेंशियल कैपेसिटी। कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, वो कंपनी का कितना टर्नओवर आ रहा है पूरे साल में, कि जिस हिसाब से वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी और वेजेस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा भी मिनिमम वेज एक्ट है कि हाँ, हर वर्कर जो और कंपनी में काम करे उनको मिनिमम इतना वेज आपको देना है तो देना। उससे कम कोई भी कंपनी हो, चाहे वो लार्ज स्केल पे वर्क करी हो या स्मॉल स्केल पे, उससे कम वो नहीं दे सकती है। और इतना सैलरी उनको प्रोवाइड करना जिससे वो अपना बेसिक नीड्स पूरा कर सकें। और एक और भी बात ध्यान में रखना, ये सबसे मेन है, द वेज एंड सैलरी पेड बाय द योर कॉम्पिटिटर्स। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन, मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है आकांक्षा लिमिटेड, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरा कोई कॉम्पिटिटर है उत्कर्ष लिमिटेड, तो उसने अपने जो उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हाई सैलरी, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है, तो वो देखेगा एम्प्लॉय, अरे यार दोनों तो सेम लेवल पे वर्क कर रहे, दोनों में तो उतने ही एम्प्लॉयज़ है, फिर वहाँ क्यों ज़्यादा मिल रहा है, हम लोग को तो बहुत कम दिया जा रहा है, दोनों का टर्नओवर बराबर आ रहा है, तो फिर हमें क्यों कम मिल रहा है, चलो इस कंपनी को छोड़ के हम लोग उत्कर्ष लिमिटेड में चलते हैं। तो अब उन लोग के मन में ये भावना आ जाएगा कि हाँ, उस वहाँ पे अच्छा मिल रहा है, तो आपकी कंपनी को वो लोग छोड़ के जा भी सकते हैं। इसलिए उनको इतना सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करना जिससे क्या हो, वो लोग पूरे मोटिवेट हो सके और उनको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि अगर कभी किसी साल किसी कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है सारे शेयर होल्डर, सारे ऑनर्स को देने के बाद, तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना एज अ पार्ट ऑफ बोनस। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और अपना बेस्ट दे सकेंगे, मोर इफोर्ट्स लगा सकेंगे और उन्हें प्रॉपर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, एम्प्लॉयज़ होंगे, मोटिवेट होंगे जैसे कि मैंने कहा, और वो अपने कमिटमेंट, वो जो सोचेंगे कि हाँ हमें आज ये कर लेना है, तो वो कर लेंगे, क्योंकि वो मोटिवेट रहेंगे अंदर से कि हाँ, जब हमें इतना पैसा दिया जा रहा है काम को करने के लिए, तो हम लोग क्यों ना अपना बेस्ट दे, तो वो लोग अपना क्या करेंगे, बेस्ट देंगे। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज़, और नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में डीमोटिवेशन भी हो सकता है, अगर उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलेगा वो डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हम जितना काम करें हमें उतना सैलरी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम यहाँ काम क्यों करें, वो आपका काम छोड़ के चले जाएंगे। तो ये था हमारा 7वां प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो था रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट हैंड। सेंट्रलाइजेशन का एग्जाम मतलब, सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण, मतलब किसी शक्ति, किसी पावर का एक ही हाथों तक सीमित रहना, क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग जस्ट एग्जांपल ले सकते हैं राजतंत्र में, मतलब जो अभी गवर्नमेंट, जो यूके, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, साउथ कोरिया है, वहाँ पे कि पता है कौन सा पावर होता है, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन, मतलब एक ही आदमी के पास हक होता है चुनाव लड़ने का। ये हम लोग अपना सिविक्स वाले चैप्टर से ये वाला सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन निकल के है।
और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर लेवल पे पावर को डिफरेंट हैंड में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट में होता है, डेमोक्रेसी में होता है ना कि पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो आते हैं डीएम, उसके बाद फिर गांव में होता है पंचायत होता है, उसके मुखिया होते हैं। उसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल पे जो भी होगा, जो भी पावर्स होंगे वो सिर्फ टॉप लेवल के पास होंगे और वहीं से सारा चीज़ ऑर्गेनाइज होगा। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है उसमें क्या होता है कि जो पावर होगा वो डिफरेंट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टॉप लेवल में भी होगा पावर, कुछ वहाँ पे पावर ज़्यादा होगा, उसके बाद मिडिल लेवल में थोड़ा कम होगा, उसके बाद जो सुपरवाइजरी होगा वहाँ पे भी थोड़ा मिडिल लेवल से कम होगा। तो यहाँ पे 3 लेवल में पावर डिस्ट्रीब्यूट किए और सेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, एक ही जगह पे क्या हुआ, पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इस प्रिंसिपल के तहत फ्यूल कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे इन दोनों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बैलेंस हो, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस पे मायने रखता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसमें मतलब वो साइज और नेचर ऑफ द कंपनी पे ये डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है और किस तरह का नेचर ऑफ कंपनी है कि वहाँ पे कौन सा लगाया जाए, सेंट्रलाइजेशन लगाया जाए या फिर डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पे साफ बोला गया है, मुझे ये दिख नहीं रहा था इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी आप लोगों को बताने में। यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू फ्यूल अ कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज बट देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसा साइज हो और जैसा नेचर हो ऑर्गेनाइजेशन का उस हिसाब से इन दोनों का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसा हमारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में था सेम वैसा ही। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे हमारा सेंट्रलाइजेशन टेक्निक काम आ सकता है। लेकिन अगर वही ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो हमें पावर को डिफरेंट हैंड में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, नहीं तो हम लोग कोई भी काम इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे और इफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। वही हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और दूसरा हमारा ये पहला था हमारा और दूसरा आता है हमारा कि अगर एम्प्लॉयज जो है मोर क्वालिफाइड है, मोर एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयज जो है वेल क्वालिफाइड ना हो, वेल एक्सपीरियंस ना हो, उनके पास अच्छे से एक्सपीरियंस ना हो उस चीज़ को लेके, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, वहाँ पे हमारा सेंट्रलाइजेशन काम आएगा। देखिए यहाँ पे बोला इफ़ एम्प्लॉयज आर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट देन दे ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन बट एम्प्लॉयज आर नॉट फुली डेवलप्ड एंड लेस नंबर then fuel advise centralization. फ्यूल एडवाइज नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। फ्यूल ने कभी नहीं कहा है, फ्यूल ने इस प्रिंसिपल में कहा है दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यह हमेशा याद रखिएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, लेकिन उसमें दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट होगा कि वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होगा, तो इससे कंपनी को वर्क करने में आसानी होगी, फास्ट डिसीजन होगा ऑपरेशन लेवल पे और स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। मैंने बोला था कि जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पहले ऊपर वाले को ज़्यादा, उसके बाद उससे कम ऐसे होता है, तो ऊपर वाले को वहाँ पे ज़्यादा पावर होगा तो वहाँ से वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, और जो सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहे हैं उनको भी पावर मिला हुआ है कोई भी डिसीजन लेने का, तो वहाँ पे क्या होगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा। अब इसका कंसिक्वेंस क्या हो गया, वॉयलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इट लीड टू डिले इन टेकिंग डिसीजन। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ तो कोई भी निर्णय लेने में क्या होगा, मुश्किल होगी, देरी होगी। और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो मान लो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गया और ऑर्गेनाइजेशन में पूरा शक्ति को आप अपने जूनियर को दे दिया तो वो क्या करेगा, उसका मिसयूज़ कर सकता है अपने अथॉरिटी का। तो ये था हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन क्या किसको कहते हैं, स्केलर चेन मीन्स लाइन और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हायर टू लोवेस्ट रैंक।
स्केलर चेन का मतलब है जिस हिसाब से जिसको अथॉरिटी मिली हो उसी हिसाब से सबका चेन बनाना, वो हमारा क्या स्केलर चेन मिलता है। मान लो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास है, ए के पास, उसके बाद बी के पास, उसके बाद सी के पास, उसके बाद डी, उसके बाद ई, इसके बाद एफ। इसी को बोला गया है कि द लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक, ये हमारा कहलाता है स्केलर चेन। तो फ्यूल क्या कहता है, फ्यूल इंसिस्ट दैट the chain must be followed strictly in the organization and every information must pass through every key of this chain, no skipping of any one should be allowed। इस प्रिंसिपल के थ्रू कहा गया इस चेन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो एफ को इंफॉर्मेशन देनी है बी को, तो वो डायरेक्टली बी के पास जाके कांटेक्ट नहीं कर सकता है, वो पहले ई के पास जाएगा, फिर ई जाएगा डी के पास, फिर डी से जाएगा सी के पास, उसके बाद सी के बाद वो इंफॉर्मेशन बी के पास पहुंचेगी। इस चेन को ही फॉलो करके उसको कोई काम को करना है। अगर एफ को कोई बात एम तक पहुंचानी है तो पता है एक बात कैसे पहुंचेगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो एफ पहले इंफॉर्मेशन देगा ई को, ई देगा डी, फिर डी देगा सी को, सी देगा बी को, फिर बी के बाद पहुंचेगा सीधे टॉप लेवल पे। अब टॉप लेवल ये दोनों जो दिया हुआ है ना, ये वाला जो है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट का और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट का है। एफ मान लो सेल्स डिपार्टमेंट का है, उसको एल के पास कोई पहुंचाना है कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना है सेल्स डिपार्टमेंट वाले को, तो वो कैसे पहुंचाएगा, पहले ई को देगा, फिर डी देगा, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए टॉप लेवल आया। अब टॉप लेवल वाला अब उस डिपार्टमेंट के एल से कांटेक्ट करेगा तो मिल गया फिर उसको वो इन्फॉर्मेशन। ऐसे इसमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का क्या है, पूरा चेन है। लेकिन फ्यूल कहा है कि अगर ऐसा कभी केस आता है कि कोई बहुत ज़रूरी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और इमरजेंसी आ जाए आपको कंपनी में, जो एकदम ज़रूरी है और कोई बात आपको तुरंत ही आपको डी से ओ को पहुंचाना है या फिर सी से एम को पहुंचाना है, तो वह बात पता है किसके थ्रू पहुंचती है, वो बात एक प्लैंक आता है जिसको हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। उसके थ्रू आप इमीडिएटली डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये चेन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे इसको बताया है, तो इसमें ये एक आता है वो है हमारा गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का ये क्या करके कंस्ट्रक्ट करके ये डायरेक्ट ई से ओ में कोई इन्फॉर्मेशन जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचा सकता है। लेकिन जनरली होता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है किसी कंपनी में तो वो डायरेक्ट सीईओ ऑफ द कंपनी से नहीं बात कर सकता है। लेकिन अगर वो गैंग प्लैंक का कंस्ट्रक्ट करता है और उनसे कोई बहुत ही ज़रूरी और क्या हो, बहुत ही ज़रूरी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन और अर्जेंट पहुंचाना हो उसके पास, तो वो कैसे होगा, वो इस गैंग प्लैंक के थ्रू होगा, डायरेक्ट वो सीईओ तक वो पहुंचा सकेगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल को अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो जो इंफॉर्मेशन होगा सिस्टमेटिक होगा और अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट है नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। अब मान लो इसने पहुंचाना था बात एम को, तो ये डायरेक्ट एम से जाके बता दिया, तो इन लोग को पता नहीं चला ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब अर्जेंट नहीं हो, ऐसे बस पहुंचाना हो, तो इस तरह से कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग को पता चलेगा, जो टॉप लेवल पे वर्क कर रहा है, वो मिडिल लेवल पे वर्क कर रहा है, वो सबको पता चलेगा कि हाँ क्या बात था। ठीक है, अब क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, वॉयलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इट दे में भी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है अगर ये चेन नहीं फॉलो हुआ, डो डायरेक्ट उसके पास बात पहुंचा दिया तो। और क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, नो क्लियरिटी, अगर ये चेन फॉलो नहीं हुआ तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन हायर पोस्ट पे कौन लोअर पोस्ट पे, नहीं पता चलेगा, सारे एक में क्या मिल का हलवा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे इसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट। अब इतना ही, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है, और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स और इनिशिएटिव, और हमारा जो लास्ट है वो इज प्रिडिक्रॉप। और मैं लास्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इन
इन सारे जो प्रिंसिपल है उनको याद करने का सिस्टमेटिक वे में, मतलब बस याद करने का, इसका कोई ऑर्डर नहीं कि हाँ पहले आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसको याद करने का एक ज़बरदस्त मैं फॉर्मूला आप लोग को दूंगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ आकांक्षा, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।